सो गाइज बैक अगेन हम आ चुके हैं कॉपी पे। आज हम जानेंगे सुपर पोजिशन थ्योरम क्या होती है। जैसा कि आपने समझ लिया कि सुपर पोजिशन थ्योरम के बारे में हमें जानना है। जिस तरह से गाइस आपका केवीएल और केसीएल वाला प्रमेय जो था थ्योरम थी वो इतनी इंपॉर्टेंट थी ना, ठीक उसी तरीके से दोस्तों सुपर पोजिशन थ्योरम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो सेशन में इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। पूरा लाभ तभी मिलेगा जब अंत तक वीडियो देखोगे। कैसे लिखना है मैंने यहाँ लिख दिया ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो वीडियो लेक्चर सीधे सामने मिल जाते और लेक्चर टाइप के और आपको उतने ही मिल पाते। तो आज की इस वीडियो में ये तो हम बताएंगे, साथ में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी देख रहे हो तो घबराना मत, अभी न्यूमेरिकल भी मिलेगा, ठीक है। और हो सकता है होमवर्क भी एक दो मिल जाए तो जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपसे कोई पूछ सकता है। इस प्रमेय को समझ लो, ठीक है। क्या है? अध्यारोपण प्रमेय यानी सुपर पोजिशन थ्योरम। इस प्रमेय के अनुसार यदि किसी विद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक, ध्यान देना हमेशा इंपॉर्टेंट, तभी यह प्रमेय काम करेगा जब दो हो या दो से अधिक वोल्टेज सोर्स लगे हों, ठीक है ना। ध्यान देना, वोल्टेज करंट सोर्स भी लग सकता है, इसका मत सोचना कि करंट सोर्स लग गया, नहीं, अधिक से दो या दो से अधिक सोर्सेस लगे हों, या कहें वोल्टेज सोर्स या दो से अधिक करंट सोर्स लगे हों। अगर करंट उसको वोल्टेज वगैरह में बदल के काम कर लेंगे, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स लगे हों तब सर्किट की प्रत्येक ब्रांच में धारा का मान क्या होगा? प्रत्येक सेल द्वारा उस ब्रांच में प्रवाहित होने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग होता है, ठीक है। तो ये हो गई गाइस परिभाषा आपकी अध्यारोपण प्रमेय की। एक नोट इंपॉर्टेंट देखिए क्या है यहां पे। सो गाइस देख सकते हैं अगला नोट है। नोट में क्या इंपॉर्टेंट है देखिए, सुपर पोजिशन थियरम। जी हाँ, सुपर पोजिशन थियरम हमेशा लीनियर मतलब रेखीय होता है हिंदी में, एवं द्विदिशिक बाइलेटरल। ध्यान दीजिएगा, लेटरल की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो सकती है, बाइलेटरल, लेकिन समझना द्विदिशिक मतलब ऐसा एलिमेंट जिसमें दोनों तरफ से धाराएं प्रवाहित हो, उसे द्विदिशिक एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। बाइलेटरल, बाइलेटरल एलिमेंट से बने पर लागू होता है एवं सर्किट में दो वोल्टेज सोर्स होने ही चाहिए, तभी यह काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। इसका ध्यान रहे आपको, या दो से अधिक रहे तभी काम करेगा, दो से कम रहेगा नहीं काम करेगा पर में, ठीक है। और भी आप केवीएल वगैरह से मतलब निकाल सकते हैं, केसीएल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब देखिए हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं कि अगर कोई हमें सर्किट दी जाती है तो हमें उसको कैसे सॉल्व करना होगा। देखिए दिए गए उदाहरण के लिए क्या है, दिए गए परिपथ में प्रत्येक शाखा में या प्रत्येक ब्रांच में धारा का मान सुपर पोजिशन थ्योरम द्वारा निम्नलिखित रूप से किया जाता है। कैसे किया जाता है? ये देखिए फिगर 1 है। इस फिगर को समझ लेना, अपने कॉपी पर बना लेना, तभी समझ में आएगा। इसका ध्यान है, दो बैटरी लगी हैं E1 और E2। बैटरी E1 से I1 धारा, बैटरी E2 से I2 धारा निकल रही है और R1 R2 R3 रेजिस्टेंस है। अब इधर भी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग फार्मूला चेंज हो जाएगा, इसका ध्यान रहे। अब देखिए ये दोनों धाराएं यहां पे आएंगे और यहां मिलकर बना देंगे इसको I, क्योंकि I इज इक्वल टू आप जानते हैं I1 प्लस I2 ही होता है, दूसरा कुछ नहीं होता। तो ये चीज हो जाएगी। फिगर पहला समझ लो बहुत अच्छे से, ठीक है। अब इधर गाइस आप देख सकते हैं कि स्टेप 1 में हमें क्या करना है। स्टेप 1 में किस तरीके से सब कुछ काम करने, देखिए बैटरी E2 को शॉर्ट सर्किट करके, ध्यान दीजिएगा, बैटरी E2 को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, SC लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, बैटरी E2 को शॉर्ट सर्किट किया जाता है अगर यहां इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका, ठीक है ना, तो उसको शॉर्ट किया जाता है। लेकिन वहां रेजिस्टेंस ना बना करके सिर्फ लिख दिया जाएगा कि मतलब इतने ओम का यहाँ रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट हमेशा वोल्टेज सोर्स को करेंगे तो इस तरह शॉर्ट कर देंगे और इंटरनल को वैसे, और करंट सोर्स को जब शॉर्ट करते हैं तो उसको मतलब ओपन सर्किट कर देते हैं, ठीक है ना। उसको शॉर्ट करने का मतलब ओपन सर्किट होता है, उसका उल्टा हो जाता है। देखिए बैटरी E2 द्वारा शॉर्ट सर्किट करके E1 द्वारा प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कर लेते हैं। कहने का मतलब क्या होगा, E1 से देखिए क्या I1 डैश धारा जा रही है, I डैश धारा जा रही है और इधर I2 डैश धारा जा रही है। इतनी चीज आपको फाइंड कर लेनी है। कैसे करोगे मैं बता देता हूं। यहां देखो सबसे पहले तुल्य रेजिस्टेंस निकाल लोगे, इन दोनों पैरेलल के साथ सीरीज में आ जाएगा। फिर उसके बाद जैसे रेजिस्टेंस आ जाएगा तो आपको पता है गाइस कि यहां से वोल्टेज आपको पता रहेगा तो टोटल करंट निकाल सकते हो, I इज इक्वल टू V/R से। जैसे दोस्तों V/R से निकाल लोगे करंट तो आपको यहाँ करंट आ जाएगा और इन दोनों में करंट निकालना है तो आप करंट डिवाइडिंग रूल लगा देंगे, जो कि आपने बताया था हमने पिछले वीडियो लेक्चर में। अब देखिए आपको क्या करना है दोस्तों, सेकंड स्टेप में आपको करना है बैटरी E1 को शॉर्ट सर्किट करके बैटरी E2 द्वारा, ध्यान दीजिएगा, बैटरी E1 को शॉर्ट सर्किट करके बैटरी E2 द्वारा प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात किया जा सकता है। मतलब जैसे आपने इसको शॉर्ट किया था उसी तरीके से इस वाली बैटरी को शॉर्ट कर देना और पूरा धारा ज्ञात कर लेना। देखो क्या हो जाएगा, I2 डबल डैश, I1 का डबल डैश, I डबल डैश। ध्यान दिया ना आपने, पहले में सब सिंगल डैश में था, इसमें डबल डैश में है, ठीक है। अब देखिए रेजिस्टेंस वैसे लगे हैं,
दोनों स्टेप से धारा ज्ञात कर लेंगे, जैसे हमने पहले बताया उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। प्रत्येक प्रतिरोध में परिणामी धारा का मान निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। जैसे दोस्तों यदि मैं कहूं प्रतिरोध R1 में धारा ज्ञात करो तो I1 इज इक्वल टू I1 डैश माइनस I1 का डबल डैश। अगर मैं कहूं प्रतिरोध R2 में धारा ज्ञात करो तो I2 इज इक्वल टू I2 डबल डैश माइनस I2 का सिंगल डैश। ठीक है। अब मैं कहूं प्रतिरोध R3 में धारा का मान ज्ञात करो तो I इज इक्वल टू हो जाएगा I1 डैश प्लस I डबल डैश हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप तीनों प्रतिरोध की धाराएं ज्ञात कर सकते हो। लेकिन एक बात का यहाँ पर ध्यान रहे, अगर धारा का मान ज्ञात किया और वो माइनस में आया तो इसका मतलब दोस्तों ये नहीं होता कि माइनस में धाराएं होती हैं। ठीक है, उसका मतलब माइनस दिशा डायरेक्शन को दिखाता है। तो ये गाइस रही आपकी सुपरपोजिशन थ्योरम। अब हम लोग जानेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। जी हाँ, आपने सही सुना, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को जानने वाले हैं। इसको साइड में रख लेते हैं और हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखिए इस तरीके से कुछ अभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मैं एक फिगर आपको सामने बना देता हूं। ये देखिए इस तरीके से ये सुपरपोजिशन थ्योरम इसको सॉल्व करना है। ऐसे आपको पेपर में भी मिल जाएगा और अगली साल इस तरह से क्वेश्चन आया भी था। ठीक है, ये देखिए। अब गाइस यहाँ पे जो गाइस आप देख सकते हैं कि आपके फिगर हो गए। तो देखिए अब यहाँ पे क्या लगाया गया है दोस्तों, यहाँ पे आपकी लगी है 100 वोल्ट की बैटरी। जी हाँ, 100 वोल्ट की बैटरी और यहाँ पे लगी है 120 वोल्ट की बैटरी। ये कोई बुक से फिगर नहीं, नॉर्मल फिगर बनाए गए हैं। ये 30 ओम का, ये दोस्तों 50 ओम का और ये दोस्तों 20 ओम का बनाए गए हैं। ठीक है, यही दोस्तों फिगर है। आपको इसी परिपथ को सुपरपोजिशन थ्योरम के माध्यम से सॉल्व करना है, सभी धाराएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले स्टेप 1 में धारा वगैरह हम जो मानते हैं, आपको पता है कि भैया यहां से धारा जो निकलेगी I1 निकलेगी, यहां जो आएगी I और यहां से जो निकलेगी वो I2 हो जाएगी। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 कर लेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, स्टेप 1 कर लेंगे। इसी फिगर को फिर से हम लोग ड्रा करेंगे और धारा को अब हम मानना चालू करेंगे और शॉर्ट सर्किट वगैरह भी करेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से मैं रैंडमली बना रहा हूं। ये देखिए शॉर्ट सर्किट करेंगे, ऐसे हो जाएगा। एक हल्की सी लाइन ऐसे खींच देंगे और लिख देंगे यहाँ के 80 शॉर्ट सर्किट ऐसे करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ कोई रेजिस्टेंस होता, मान लो 120 2 ओम लिखा रहता तो 120 तो ऐसे रहता और यहीं पर उसको शॉर्ट करते, लेकिन यहाँ लिखते 2 ओम। ठीक है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब यहाँ देखिए 50 ओम, 50 है, डायरेक्ट 50 ओम लिख दीजिए या 50 लिख दीजिए। यहाँ पे 30 ओम है और यहाँ पे दोस्तों 20 ओम है और आपकी बैटरी कनेक्टेड है 100 वोल्ट से। जी हाँ, आपकी बैटरी 100 वोल्ट से कनेक्टेड है। अब देखिए आपको धारा मानना है, तो इससे धारा दोस्तों I1 का डैश फ्लो होगी और दोस्तों इसमें क्या फ्लो होगी, I1 का डैश फ्लो होगी और इस वाले में कौन सी धारा फ्लो होगी, I2 का डैश फ्लो होगी। यही 3 धारा आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले आपको R इक्विवेलेंट निकाल लेना है। तो देखिए R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि R इक्विवेलेंट ये दोनों चीज पैरेलल में है, तो पैरेलल में निकालते हैं। ऐसे देखिए 50 गुणे 30 कर दीजिए और इस 50 प्लस 30 कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, और ये देखिए इसके सीरीज में हो जाएगा प्लस 20 हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि यहाँ ये क्या हो जाएगा, सीरीज में 20 ओम का आ जाएगा। अब देखिए इधर हो जाएगा 50 और 30, इसका गुणा करेंगे तो 5 3 15, आपके 1500 हो जाएंगे टोटल। और यहाँ पे दोस्तों 80 हो जाएंगे और ये देखिए प्लस 20 हो गए। एक जीरो से एक जीरो कट गया दोस्तों। अब देखिए इसको जब सरल करेंगे तो 150 प्लस 160 बटे में 8। जी हाँ दोस्तों, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, इतनी चीज आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों अगर आप R इक्विवेलेंट कर लेते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, आपका यहां से गाइस आ जाएगा 310 बटे जोड़ लीजिए 16 और 15 31 हो जाएंगे और एक जीरो और यहाँ पे 8 हो जाएगा और इतने ओम का दोस्तों आपका R इक्विवेलेंट आ गया। जैसे ही आपको R इक्विवेलेंट मिलता है, आपको पता I इज इक्वल टू V बाई R इक्विवेलेंट वाला फार्मूला लग जाएगा। V का मान दिया है 100 वोल्ट दोस्तों और नीचे दिया है 310 बटे में 8, यानी हो जाएगा देख सकते हैं 800 बटे में 310 हो जाएंगे। यानी टोटल दोस्तों कितना आ गया आपका 80 बटे में 31 एम्पियर की धारा हो जाएगी। एक चीज आ गई, आई आपको पता चल गया। आई नहीं, ध्यान दीजिएगा, इसको आई नहीं बोलेंगे दोस्तों, I1 का डैश बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, I1 का डैश बोलेंगे। इस चीज की हमने धारा भी टोटल करंट हमने निकाल लिया है। इसको सरल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं कहूंगा सरल इसको ना करें, क्योंकि आगे अभी आपको इसी तरीके सब बटे में मिलेंगे तो उसको रख देंगे, कट जाएगा और आसानी से आंसर आ जाएंगे। ठीक है, देखिए I1 निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे करंट डिवाइडिंग रूल इस्तेमाल करोगे, फटाफट दोनों आंसर आ जाएंगे। देखिए मान लो सबसे पहले मुझे I डैश में धारा निकालनी है। ठीक है, देख लो I डैश में मेरे को धारा निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, आपको पता है टोटल करंट लिखते हैं, यानी टोटल करंट का मतलब क्या, I1 का डैश इंटू अपोजिट रजिस्टेंस, यानी 30 में निकालना है तो 50। ठीक है, 50 लिखेंगे अपार में टोटल रजिस्टेंस, यानी 30 प्लस 50 हो जाएगा। ये देखिए I1 कितना है,
80/31 है, आपको पता है। इसको गाइस जब साल करेंगे देखिए 50 हो जाएगा और ये जुड़ के यहाँ पर 80 आ जाएगा, वही चीज है, ठीक है। 50/80 हो जाएगा गाइस। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 80 और 80 देखिए कट जाएंगे, तो आपका क्या बचेगा, 50/31 एम्पियर आ जाएगा गाइस। दूसरा आंसर आ गया। अब देखिए दोस्तों इसी तरीके से I2 डैश था, तो इसको निकाल लेते हैं। अब देखिए टोटल करंट यानी I1 का डैश इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस यानी 30 का हो जाएगा दोस्तों, इंटू टोटल रेजिस्टेंस यानी 30 प्लस 50, यानी दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं कि 80/31 गुणे 30/80, 30/80, 50 30 80 हो जाएगा। ये देखिए 80 80 कट गया और आंसर क्या आ गए, 30/31 एम्पियर। जी हाँ दोस्तों, ये चीज आ गई। तो देखा आपने, हमने तीनों धारा जो यहां से जाती थी निकाल लिया। ठीक इसी तरीके से दोस्तों हम दूसरे वाले मतलब इसका जब शॉर्ट करेंगे, इस वाले को बैटरी को शॉर्ट कर लेंगे तो यहां से सब धारा निकाल लेंगे। तो देखिए आपने क्या किया यहाँ पे अगर आपको लगता है भैया हमारे ये दोनों आंसर गलत आए, तो आपने फार्मूला पढ़ा है भैया, जो यहाँ से धारा जाती है और यहाँ 2 भाग में बटती है, अगर इन दोनों को जोड़ूंगा ये आ जाएगा, यानी केसीएल का नियम। आपने केसीएल तो पढ़ा ही है, किरचॉफ करंट लॉ। तो यहां से दोनों को जोड़ देंगे अभी, तो आपका 80 देखिए 50 और 30 80/31 आ जाएगा, मतलब सही है सब कुछ। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम स्टेप 2 करेंगे। देखिएगा स्टेप 2 कर लेंगे। अब देखिए स्टेप 2 में हम क्या करेंगे दोस्तों, एक सेकंड आप थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं क्या करता हूं कि यहाँ देखिए पेज स्पेसेस कम है, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेज लगा लेंगे। अब देखिए दूसरा हम फिगर बना लेते हैं इसका, मतलब एक बैटरी को शॉर्ट करते हैं, पहली बैटरी को इस तरीके से दोस्तों। और ये देखिए गाइस आपकी, और यहाँ पे 120 वोल्ट की बैटरी लगी है, और ये 50 ओम का था, और ये कितना था 30 ओम का, और ये दोस्तों था आपका 20 ओम का। इस तरीके से दोस्तों हो गया। अब बात आती है इसमें भैया हमको धारा मानना है, तो यहाँ से कौन सी धारा निकलेगी, I2 डबल डैश, यहाँ पे धारा I डबल डैश, और यहाँ पे I1 डबल डैश। कहने का मतलब जो यहाँ सब सिंगल डैश में थे, यहाँ पे वही चीज रहेगी लेकिन डबल डैश हो जाएंगे। थोड़ी सी दिशा भी दिखा देंगे, क्योंकि बैटरी भैया है तो इधर से धारा जाएगी, और ये बैटरी है तो इधर से धारा जाएगी, कोई अंतर नहीं है। इतनी चीज दोस्तों आपको मिल जाएंगी। अब आपको क्या करना है, आपको इसका दोस्तों निकालना है आर इक्विवेलेंट। जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। और ध्यान दीजिएगा, ये मत सोचना कि यहाँ आर इक्विवेलेंट निकाला था तो वही आ रहा है, लेकिन दोस्तों अभी निकालेंगे आप यहाँ से आर इक्विवेलेंट, तो दूसरा आर इक्विवेलेंट आएगा। तो इसका ध्यान है, हर जगह आर इक्विवेलेंट निकाल लेना अपना। देखो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आपका क्या होगा, ये दोनों पैरेलल में है, यानी हो जाएगा 20 गुणे 30 हो जाएगा, बटे में 20 प्लस 30 हो जाएगा, और प्लस 50 ओम के साथ। अब यहां से कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 600 बटे में 50 हो जाएगा, देख सकते हैं, और प्लस 50 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक जीरो से कट गया, और 12 25 60 यानी 12 होगा, और 12 50 जोड़ेंगे कितना दोस्तों, 62 ओम, यानी आर इक्विवेलेंट 62 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा, हमारा जो तुल्य प्रतिरोध है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से आप I = V/R वाला फार्मूला लगाएंगे, जो कि यहां से आप निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। तो चलिए हम लोग फटाफट से दूसरा पेज ले लेते हैं, ताकि आपको इधर दिखे भी। चलिएगा गाइस, इधर देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखता रहे, जब आर इक्विवेलेंट भाई आपको पता है कि I = होता है, मतलब I का वैल्यू यहाँ क्या I2 रहेगा और डबल डैश रहेगा। ठीक है, क्योंकि अब ये यहाँ से करंट निकालना है ना, ये वाली करंट देखिए, ये वाली करंट निकालना है, तो आप R2 डैश, तो I = V में R इक्विवेलेंट रख लेंगे। तो V की वैल्यू क्या है दोस्तों, देखिए V की वैल्यू 120 वोल्ट दी गई है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए आपकी, और तुल्य रेजिस्टेंस कितना है, 62 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 60 बटे में 31 एम्पियर आ जाएगा। तो आपने I2 डैश की वैल्यू निकाल ली। अब दोस्तों बात आ जाती है I1 डबल डैश और I डबल डैश की वैल्यू निकालने की। तो देखिए दोस्तों, I डबल डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि टोटल करंट लिखेंगे, यानी I2 डबल डैश इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस। हम इसमें निकाल रहे हैं तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखेंगे, यानी 20 बटे में कितना हो जाएगा, 20 30 कितना हो जाएगा, 20 प्लस 30 लिख देंगे, यानी I2 की कितनी वैल्यू है, 60 बटे में यहाँ देख सकते हैं 31 गुणे 20 हो जाएगा, बटे 30 20 50 हो जाएगा। एक जीरो से गाइस एक कट जाएगा, ये देख सकते हैं, एक जीरो से एक कट जाएगा, और 5 चौक गाइस 20 हो जाएंगे, ये देख सकते हैं आप, 5 चौक आपके यहाँ से कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, और 6 में 4 का गुणा करेंगे तो 24 यानी 24 बटे में 31 एम्पियर की धारा आ जाएगी। तो I1 डबल डैश की ये वैल्यू आ गई। अब देखिए हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, I2, ध्यान दीजिएगा, I1 डबल डैश हम निकालना है। देखिए I1 डबल डैश इसी की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है कि टोटल करंट लिखेंगे, यानी I2 डबल डैश इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस, यानी 20 में निकालना है तो 30 का वैल्यू लिखो, अपान में 20 प्लस 30 लिख लो,
ये हमने करंट डिवाइडिंग रूल बताया था। तो I2 कितनी थी 60/31 है, पहले से दिया गया, यहाँ से निकाल के रखे हैं। तो इधर 30 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों 50 हो जाएगा। ये देखिए कट गया और 5 36 हो गया और यहाँ दोस्तों कर लेंगे तो 36/31 एम्पियर की धारा आ गई। दोस्तों आपने क्या देखा, आपने यही देखा कि 3 धारा यहाँ से आ गई, 3 धारा यहां से आ गई। अब समय आ चुका है परिणामी धारा निकालने का। ये देखो फार्मूला यही परिणामी धारा का है। तो दोस्तों अब हम सबकी वैल्यू तो निकाल सकते हैं I1 I2 और I1। तो देखिए हम इसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम लोग ए वाली करंट निकालते हैं, ठीक है। आई, ध्यान दीजिएगा, हम लोग सबसे पहले आई निकाल लेते हैं, ठीक है, R3 वाले में धारा। तो देखिए क्या होगा, इन्होंने कहा है R1 प्लस I डबल डैश, I1 मतलब I डबल डैश, I1 I एक डैश और 2 डैश। तो अब देखिए I1 एक डैश की वैल्यू कितनी थी, ये देखिए I1 एक डैश की वैल्यू गाइस यहाँ पे थी 50/31। तो रख लीजिए I इज इक्वल टू हो जाएगा 50/31 प्लस I डबल डैश 24/31 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लीजिए गाइस तो कितना हो जाएंगे देख सकते हैं, यहाँ से 5 है, यहाँ देख सकते हैं 5 और 2 7 हो जाएंगे और 4 तो ऐसे रहेगा, यानी 74/31 एम्पियर की गाइस आपकी आई करंट फ्लो होगी, ठीक है। रेजिस्टेंस R3 में धारा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इसमें धारा I1 की धारा, मान लीजिए I1 I2 इसी तरीके से ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे पीछे भी ज्ञात कर देंगे। तो I1 इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, I1 का डैश माइनस I1 का डबल डैश, यही फार्मूला हो जाएगा। ध्यान दीजिए हर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, उसका आपको ध्यान रहे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब आप निकालेंगे तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा I1 का डैश, देखिए कितनी वैल्यू आई थी I1 का डैश में 80/31 आया था। तो रख लीजिए दोस्तों 80/31 हो जाएगा, माइनस इसमें लगता है I1 डबल डैश की वैल्यू, तो क्या आता है 36/31, 36/31। अब दोस्तों देखिए घटा लेते हैं, 10 में से 4 जाएगा तो आपका आ जाएगा 6 और यहाँ बचेगा 7, 7 में से 3 जाएगा तो आपका आ जाएगा 4 और बटे में 31 एम्पियर। जी हाँ दोस्तों, ये आपके आंसर आ जाएंगे। अब देखिए अगला स्टेप आप क्या फाइंड करेंगे, आपको पता फाइंड होना चाहिए कि यहाँ I2, ध्यान दीजिएगा I2 अब निकालना है आप। तो देखिए I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, I2 का डबल डैश माइनस I2 का सिंगल डैश, ये फार्मूला। ऐसा इसलिए दोस्तों वो बैटरी के कारण होता है, आप I2 में से इसको घटाएंगे कोई दिक्कत नहीं, बस आंसर जो है वो माइनस प्लस का अंतर में आएगा, ठीक है ना, बस यही दिक्कत है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो दोस्तों I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देख लीजिए, और ये बैटरी पर डिपेंड करता है, इसका ध्यान रहे। अगर बैटरी इधर देखिए सेकंड तरफ बैटरी कम की लगी होती तो फार्मूले में चेंजिंग हो सकती थी, क्योंकि भाई माइनस में आ जाता, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, माइनस में भी आंसर आता है, ठीक है। और डायरेक्शन को दिखाता है, आप लिख देंगे वही साइड में कि माइनस चिन्ह धारा की दिशा को दिखाता है और आपने उल्टा ले लिया दिशा, बस उतने का। अब देखिए I2 डबल डैश की वैल्यू क्या थी भाई, I2 डबल 60/31, देखिए अब रख लेते हैं भाई 60/31 माइनस I2 सिंगल डैश की 30/31, तो रख लीजिए भैया 30/31, यानी टोटल आ जाएंगे दोस्तों 30/31 एम्पियर की धारा। ये देखा दोस्तों, तो यानी दोस्तों आपकी ये आपके 3 जो हैं ये आपके मेन आंसर आ गए। यानी अगर आप परिपथ अब बनाते हैं, अब परिपथ दोस्तों आप इस तरीके से बनाते हैं, मान लीजिए इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व कीजिए। ये देखिए अगर अब आप परिपथ यहाँ पे बनाते हैं सर्किट को, तो यहाँ पे 100 वोल्ट की बैटरी लगी थी, यहाँ 120 वोल्ट की लगी थी। अब इसके बाद क्या था, यहाँ पे दोस्तों आपका रेजिस्टेंस था, हाँ यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 30 था और यहाँ पे 50 ओम का था, ठीक है। तो आप यहाँ से कौन धारा माने थे, आपने I1 माना था, तो I1 की वैल्यू आप लिख देंगे 44/31 एम्पियर की धारा इधर फ्लो हो रही है। इधर से धारा दोस्तों फ्लो हो रही है, आप देख सकते हैं कि I2 कितना था आपका, देख सकते हैं 30/31 एम्पियर की धारा, और इधर दोस्तों कितनी फ्लो हो रही है आपकी 74/31 एम्पियर की धारा फ्लो हो रही है। तो आपने अभी तक क्या देखा, अगर आपको यहां भी आंसर गलत आता है तो आपने पढ़ा है कि भैया KCL वाला यही नियम लगाएंगे। आप यहां से अगर टोटल आई मतलब यहां पे भी कर सकते हैं कि I इक्वल टू आप निकालना है, तो इन दोनों को निकाल करके मतलब I1 प्लस I2 इस तरीके भी कर देंगे, मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे धारा का मान मिल जाएगा, आप जोड़ के देख भी सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से आज आपने सीखा कि अध्यारोपण प्रमेय जो होती है यानी सुपरपोजिशन थ्योरम को परिभाषा कैसे लिखते हैं, कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगर मैं आपको होमवर्क भी दे दूं ना 1-2 तो मजा आ जाएगा। तो चलिए 1-2 होमवर्क ले लीजिए, आप अपने से सॉल्व करेंगे। ये देखिए ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे गाइस, इस तरीके से देखिए यहाँ से और इधर कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे गाइस ये
इस तरीके से मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ 50 वोल्ट की बैटरी लगी है और इधर 30 वोल्ट की बैटरी लगी है। और यहाँ पर क्या आपको लगा है, देखिए यहाँ पे आपको लगा, मान लीजिए यहाँ 10 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ 20 ओम का और यहाँ 70 ओम का। इस तरीके से कुछ भी लगा लीजिए और अपने अकॉर्डिंग दोस्तों आप इसको भी लिख सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि ऐसे मैंने तो रैंडमली दे दिया, तो आप अपने से बना करके 2-4 अपने से सॉल्व करोगे, आ जाएगा। अगर आपको लगता है आंसर गलत है तो आप इसमें केवीएल लगाकर देख लेना, आपका आंसर सही आएगा तो सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि सबका आंसर सेम आएगा, ठीक है। और हो सकता है थोड़ा बहुत मतलब पॉइंट में डिफरेंस आ सकता है, लेकिन वैसे तो नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से गाइस आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आई होप आज की वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। नए हो इसी तरीके से वीडियोस डेली चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।